चैप्टर 6 द किड। साउथ फीनिक्स एक विशाल जगह थी। अगर कोई ऊपर आसमान से देखता तो यह लगभग अंडाकार दिखाई देती और चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। इसे रिवियर्ड एंशिएंट मुख्य भूमि से सी ऑफ एंडलेसनेस अलग करता था, जिससे यह लगभग एक द्वीप की तरह लगती थी। फिर भी यह इतनी बड़ी थी कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल नहीं जा सकते थे। इसके अलावा इस भूभाग के अधिकांश हिस्सों में इंसानों के लिए प्रवेश करना कठिन था और उन्हें माउंटेन्स ऑफ ट्रूथ ने बांट दिया था, जो मुख्य भूभाग को तिरछे काटती थीं। माउंटेन्स ऑफ ट्रूथ के दक्षिण पश्चिम में एक विशाल निषिद्ध क्षेत्र था, जो साउथ फीनिक्स का लगभग 70% भाग था। केवल पर्वतों के उत्तर पूर्वी भाग में ही मनुष्यों की बस्ती थी। फिर भी वहां भारी मानव जनसंख्या थी। उत्तर पूर्व में छोटे बड़े अनेक नगर बसे थे। कुछ तो ऊंची दीवारों से घिरे बड़े शहर थे, तो कुछ मात्र गांव की तरह थे। परंतु सभी नगर निषिद्ध क्षेत्रों से दूर बनाए गए थे। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से खतरे में जीना नहीं चाहता। केवल भगोड़े और बहिष्कृत लोग ही ऐसा करते थे, और वे जगहें कुत्तों की तरह लड़ने झगड़ने वाले लोगों की अस्थायी बस्तियां बन जाती थीं, जहां हिंसा आम थी। लगभग हर निषिद्ध क्षेत्र के पास एक स्कैवेंजर बेस कैंप बना होता, कभी कभी एक से अधिक। जिस पर्वत की चोटी पर क्षुकिंग खड़ा था, वहां से उसे नीचे का बेस कैंप स्पष्ट दिख रहा था। वह बहुत बड़ा नहीं था, अनुमान से उसमें सैकड़ों लोग रहते होंगे। सुबह का समय था, परंतु अलाव का धुआं ऊपर उठ रहा था और जगह पहले से ही चहल पहल से भरी हुई लग रही थी। इस दूरी से भी वह गालियां, सौदेबाजी की आवाजें और बेहयाई से सुन सकता था, सब कुछ एक साथ मिलकर। जहां तक रिहायश का सवाल था, सार्जेंट थंडर ने जो कहा था वह केंद्र से किनारों तक जाते जाते और साधारण होती जा रही थी। किनारों पर तो घर केवल तंबू ही थे। कैंप के दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक गहरा काला जंगल था, जिसमें कुहासा घूम रहा था और शायद डरावने जीव रहते थे। सूरज तेजी से चमक रहा था, फिर भी वह जंगल की कालिमा को नहीं मिटा पा रहा था। वह रंग क्षुकिंग को उन काले धब्बों की याद दिला रहा था जो लोगों के शरीर पर दिख जाते थे, भयानक और डरावना विचार। क्या सोचते हो? सार्जेंट थंडर ने पूछा। क्षुकिंग ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, घर की झुग्गी बस्ती जैसी लगती है। सार्जेंट थंडर हंसा और ढलान से नीचे उतरने लगा। क्षुकिंग ने बेस कैंप से नजरें हटाईं और सार्जेंट थंडर के पीछे पीछे चल पड़ा। वे पहाड़ से उतरकर सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग आते जाते दिखे। ज्यादातर की पोशाक सार्जेंट थंडर जैसी थी, मुख्यतः स्लेटी चमड़े की बनी हुई। क्षुकिंग ने देखा कि जो भी सार्जेंट थंडर को देखता, सम्मान से देखता। परंतु जब उनकी निगाहें क्षुकिंग पर पड़ती तो जिज्ञासा से भर जातीं। क्षुकिंग की उत्सुकता और बढ़ गई कि आखिर यह सार्जेंट थंडर कौन है। दोपहर के आसपास वे समतल मैदान पार कर बेस कैंप पहुंचे। वहां कोई ऊंची दीवारें नहीं थीं और सड़कें बिना किसी योजना के बेतरतीब फैली हुई थीं। हर जगह धूल, सूखे पत्ते और कचरा जमा था। सब कुछ अस्तव्यस्त और अराजक लग रहा था। पहाड़ से सुनी गई आवाजें अब चारों ओर गूंज रही थीं। वहां कई तरह की झोपड़ियां थीं और बहुत से स्कैवेंजर। कुछ क्रूएल ऑक्स की तरह लंबे और बलवान, कुछ हड्डियों की तरह दुबले और कुछ नशे में या सोए हुए से लगते, फिर भी खतरनाक दिखते। और कुछ क्षुकिंग जैसे किशोर भी थे, जो किनारे खड़े होकर चुपचाप आसमान देखते रहते। कुछ विकृत या अपंग भी थे। चलते चलते क्षुकिंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि कई लोगों से आत्मिक ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। वहां हर तरह के लोग थे, कुछ खरीदारी करते, कुछ लड़ते, कुछ बस धूप सेंकते।
कुछ लोग रंग बिरंगे पंखों से सजे खास तंबुओं से बाहर निकलते दिखे। पैंट चढ़ाते हुए उनके चेहरे पर नीच हंसी होती। शुकिंग ने सोचा कि किसी बाहरी व्यक्ति को यह जगह शायद नर्क जैसी लगे, परंतु उसे चौकस रहना जरूरी लगा। फिर भी यह जगह उसे जानी पहचानी लगी। वाकई झुग्गी बस्ती जैसी है, उसने सोचा, उन तंबुओं की ओर देखते हुए जिनके अंदर कभी कभी झलकती परछाइयां दिख जाती। एक बार तो एक कम कपड़ों वाली युवती तंबू से बाहर निकली, शुकिंग को देखा और इशारा किया। नजरें नीची रख, सार्जेंट थंडर ने कहा। मुझे पता है वहां क्या होता है, शुकिंग ने कहा और नजरें फेर ली। सार्जेंट थंडर के झुर्रियों वाले चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह शुकिंग को कैंप के और अंदर ले गया। चलते चलते शुकिंग ने सब कुछ ध्यान से देखा, ताकि अपने मन में जगह का नक्शा बना सके। यह उसकी आदत थी, आसपास की जगहों को जान लेना, ताकि मुश्किल में जान बचाई जा सके। शुकिंग और सार्जेंट थंडर एक स्कैवेंजर बेस कैंप के उस अखाड़े में पहुंचते हैं, जहां नए लोग जानवरों से लड़कर वहां रहने की अनुमति हासिल करते हैं। शुकिंग को एक पतले, बारीक मूंछ और छोटी दाढ़ी वाले आदमी के हवाले किया जाता है, जो उसका नाम द किड लिख लेता है। अंदर शुकिंग 4 अन्य प्रतिभागियों से मिलता है, 3 युवक, जिनमें से एक अनुभवी स्कैवेंजर है, और एक दरिस्मी, चेहरे पर गहरे निशान वाली लड़की। यह मुकाबला बेहद क्रूर है, या तो जीवित रहो और जगह पाओ, या मरकर जानवरों का खाना बन जाओ। शुकिंग रात भर साधना करता है और समझता है कि लड़की बाहर से कमजोर दिखती है, पर जरूर अंदर से मजबूत होगी, क्योंकि वह भी उसी भयानक घटना से बची है। सुबह होते ही सभी को अखाड़े में ले जाया जाता है, जहां भीड़ तमाशा देखने और जुए के लिए जमा है। शुकिंग शांत रहता है और सोचता है कि लड़ाई को जल्दी खत्म करना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वहां छुपने या भागने की कोई जगह नहीं है। ये माहौल दर्शाता है कि इस निर्दयी दुनिया में इंसानी जीवन की कोई खास कीमत नहीं है। चैप्टर 7। जैसे ही शुकिंग और बाकी 4 प्रतियोगी उस बड़े फाटक से अंदर आए, फाटक जोर से बंद हुआ और धूल का गुबार उठ गया। भीड़ में शोर और उत्साह और बढ़ गया। सामने एक ऊंचे मंच पर एक अमीर कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति अपने सहायकों के साथ आया और बैठ गया। उसके पास वही बकरी दाढ़ी वाला आदमी भी था जो कल मिला था, जो उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। अचानक बड़े बड़े पिंजरे लाए गए, जिनमें खूंखार जानवर बंद थे। 2 बड़े काले भेड़िए, खून से लाल आंखों वाले, लाल फर वाला विशाल भालू, और फोड़े फुंसियों से भरा हुआ एक बीमार दिखने वाला गिब्बन बंदर। इन जानवरों के सामने भीड़ और जोर से चीखने लगी। लेकिन तभी एक और पिंजरा आया, पहले से 2 गुना बड़ा, जिसमें था विशाल सिंगदार अजगर, जायंट हॉर्न्ड एनाकोंडा। यह अजगर इतना खतरनाक था कि बाकी जानवर भी इससे डरकर कांपने लगे। भीड़ में लोग कहने लगे कि जो भी इस अजगर से लड़ेगा, उसकी मौत तय है। चिट्ठी निकालना, ड्रॉ लॉट्स। हर प्रतियोगी को एक बांस की छड़ी दी गई, जिस पर उनके सामने आने वाले जानवर का नाम लिखा था। सबसे बड़े उम्र वाले युवक को कमजोर भेड़िया मिला, वह राहत की सांस लेने लगा। 2 छोटे लड़कों को भालू और बड़ा भेड़िया मिला, उनके चेहरे उतर गए। लड़की को सबसे भयानक जानवर सींगदार अजगर मिला, वह बिल्कुल हताश हो गई। शुकिंग को सबसे कमजोर भेड़िया मिला। शुकिंग को अजगर की पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर, की याद आई, जो उसने सुना था कि बहुत फायदेमंद होती है और उसके शरीर में बढ़ रहे म्यूटेशन ब्लॉच के लिए मददगार हो सकती है। उसने बिना कुछ सोचे लड़की से कहा, चलो बदल लेते हैं। लड़की हैरान रह गई, लेकिन शुकिंग ने अपनी छड़ी उसे। लड़ाइयां शुरू होती हैं। एक पहला लड़का भालू से लड़ा, कुछ ही पलों में मारा गया।
दूसरा लड़का डर के मारे पीछे हट गया। तीसरे लड़के ने बड़ी मुश्किल से बड़ा भेड़िया मारा पर खुद भी घायल हो गया। 4 अब बारी थी क्षु किंग की। वो सीधा अजगर का सामना करने के लिए मैदान में उतरा। अजगर से मुकाबला। अजगर ने हमला किया, लेकिन क्षु किंग ने ठंडे दिमाग से सही मौका तलाशा। उसने बार बार अजगर के पेट पर घूंसे मारे, जिससे कमजोर जगह की पपड़ी टूटी और खून बहने लगा। फिर उसने खंजर से पेट फाड़ा, पित्त की थैली निकाली और भीड़ के सामने ही कच्ची निगल गया। अजगर फिर भी उसे मारने दौड़ा, पर क्षु किंग ने लोहे की छड़ उसके दिल में घोंप दी और अजगर तड़पकर मर गया। भीड़ यह सब देखकर सन्न रह गई। इतनी कम उम्र में इतनी निडरता और दक्षता देखकर सब हैरान रह गए। अंत में क्षु किंग ने अजगर की लाश उठाई और बाहर के फाटक की ओर गया। वहां बाहर सार्जेंट थंडर खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्षु किंग ने लाश जमीन पर पटकी और बस इतना कहा, तुम्हें सांप का मांस पसंद है न? लो खाओ। सार्जेंट थंडर जोर से हंस पड़ा और दोनों साथ में उसके घर की तरफ चले गए। मंच पर एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति, भीड़ से अलग एक कोने में जामुनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी और उसके साथ माथे पर पंचकोण पेंटाग्राम टैटू वाला नौकर खड़े थे। वो क्षु किंग को देखकर मुस्कुराया और बोला, व्हाट एन इंटरेस्टिंग यंग मैन। चैप्टर 8। चमचमाती धूप में सार्जेंट थंडर और क्षु किंग कैंप के बीच से गुजर रहे थे। एक लंबा, एक छोटा, एक बूढ़ा, एक जवान। मगर दूर से देखने पर लगता था जैसे दोनों एक ही संसार के हों। इस बेरहम दुनिया में भी दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती दिखती थी। सार्जेंट थंडर के कंधे पर लटकी उस विशाल सांप की लाश ने बाकी सबको इतना सहमा दिया कि किसी ने उन्हें रोकने की सोची तक नहीं। क्षु किंग के दिल में भी एक अजीब सी खुशी थी, शायद उस स्वादिष्ट सांप के मांस की उम्मीद में या फिर सिर पर पड़ती सुनहरी धूप की गर्माहट से। पर जो भी हो, उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। सांप की चमकती हुई चमड़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसे सचमुच सांप खाना बहुत पसंद था। सार्जेंट थंडर का घर कैंप के बीच वाले हिस्से में था। सबसे अंदर ईंट की इमारतें थीं, सबसे बाहर तंबू और बीच में लकड़ी की झोपड़ियां। 3-3 के समूह में बनी ये झोपड़ियां क्षु किंग की पुरानी जिंदगी के मुकाबले बहुत बेहतर थीं। यहाँ तक कि सार्जेंट थंडर के घर के आगे बांस का फाटक और छोटा सा आंगन भी था, जो आम बात नहीं थी। सार्जेंट थंडर ने फाटक खोला, सांप को लिए रसोई की ओर बढ़े और बोले, तू दूसरी झोपड़ी में रह बच्चे, मैं बुलाऊंगा जब खाना तैयार होगा। रसोई से जल्दी ही सब्जी काटने और तेल में छौंकने की आवाजें आने लगीं। क्षु किंग ने अपने कमरे में नजर घुमाई। एक छोटा सा बिस्तर, चादर और एक मेज। ज्यादा कुछ नहीं था, मगर सब कुछ साफ सुथरा था। वह खुश था। उसे बड़े कमरों में डर लगता था, उसे छोटे, एक नजर में दिखने वाले कमरे पसंद थे। भूख को काबू में कर वह जमीन पर बैठ गया और साधना करने लगा। तभी रसोई से आती खुशबू ने पेट में हलचल मचा दी, मगर उसने आंखें बंद रखीं और फिर से साधना में डूब गया। सांप का दावत। शाम होने पर सार्जेंट थंडर ने आवाज दी। क्षु किंग तुरंत उठा और रसोई में पहुंचा। मेज पर तरह तरह के सांप के पकवान सजे थे, तला हुआ, उबला हुआ, सूप, सब कुछ। क्षु किंग को देखकर सार्जेंट थंडर ने 3 लोगों की थाली लगाई। क्षु किंग ने पूछा, कोई और आएगा? नहीं, सार्जेंट थंडर की आंखों में एक पल के लिए उदासी चमकी। ये तीसरी थाली किसी के लिए है जो कभी वापस नहीं आएगा। फिर दोनों चुपचाप खाने लगे। क्षु किंग तेजी से खा रहा था, मगर फिर भी अपने हिस्से से ज्यादा नहीं ले रहा था। सार्जेंट थंडर ने हौले से पूछा, भाप में पकी बंस के वक्त तू इतना संकोच कर रहा था,
अब क्यों नहीं? बंस आपके थे, शूछिंग बोला, ये सांप मेरा है। सार्जेंट थंडर मुस्कुराया। फिर उसने बताया कि उसका असली नाम कुछ और है, मगर सब उसे सार्जेंट थंडर कहते हैं। उसकी टोली का नाम है स्क्वाड थंडरबोल्ट। वो चाहता था कि शूछिंग भी उस टोली में शामिल हो, ताकि वो जीने के लिए कुछ कमा सके। शूछिंग ने बिना झिझक के हामी भर दी। उसे पता था कि इस दुनिया में मदद यूं ही नहीं मिलती। ताकत की राह। खाना खाकर शूछिंग फिर से साधना में बैठ गया। उसे पता था, अगर मजबूत नहीं बना तो यहां जिंदा नहीं रह पाएगा। वह सांस खींचता गया। उसके सीने में छुपा बैंगनी क्रिस्टल चमक उठा। उसके शरीर में शक्ति उबलने लगी। रात के सन्नाटे में उसके शरीर से कड़कड़ाहट की आवाजें आईं और उसकी खाल से काला जहर जैसा तरल निकल पड़ा। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक थी। वह मुस्कुराया। वह साधना के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। और ठीक उसी समय बाहर उस लड़की ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, जो जानवरों की परीक्षा में मिली थी। मैंने आखिरकार कर लिया। शूछिंग खड़ा हुआ, मुट्ठी बांधी और हवा में एक मुक्का मारा। एक तीव्र दरार जैसी आवाज गूंजी और कमरे में एक तेज हवा का झोंका उठा। उसकी आंखें फैल गईं। सिर्फ खड़े खड़े ही उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। अगर उसे फिर से उसी विशाल सींग वाले अजगर से लड़ना पड़ता, तो अब उसे पूरा यकीन था कि वह उसके पेट में एक ही मुक्के से उसे मार गिराएगा। इतना ही नहीं, अब उसकी इंद्रियां भी कहीं अधिक तेज हो चुकी थीं। उसे पहले से साफ दिखाई दे रहा था और सुनाई भी बेहतर दे रहा था। तभी उसे बांस के दरवाजे पर किसी के धीरे धीरे दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। हैरान होकर वह दरवाजे के पास गया और बाहर झांका। चांदनी में आंगन के बांस के फाटक के बाहर वह लड़की खड़ी थी। वह घायल लग रही थी और विजिबली कांप भी रही थी। उसने भौहें सिकोड़ लीं और उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, मगर वह दस्तक देती रही। आखिरकार उसने दरवाजा खोला और बाहर आया। लड़की ने शूछिंग को अचानक सामने देखकर थोड़ी घबराहट महसूस की, मगर वह पीछे नहीं हटी। बस खड़ी रही और उसे देखती रही। क्या काम है? उसने कहा। थोड़ा हकलाते हुए उसने जवाब दिया, मैंने रेजिडेंसी परमिट ले लिया है और मुझे कैंप में काम भी मिल गया है। अच्छा है, उसने कहा और मुड़कर वापस जाने लगा। रुको, उसने जल्दी से कहा। थैंक यू। मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आई थी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। मैं तो उस चीज को खाना चाहता था। यह तुमसे कोई लेना देना नहीं था, उसने केबिन में वापस जाते हुए कहा। पीछे से लड़की ने जोर से कहा, कोई बात नहीं। मैं फिर भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं एक दिन तुम्हारा। लड़खड़ाते हुए वह रात की अंधेरी सड़क पर चली गई। शूछिंग ने उसे जाते देखा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। उसे इस पर यकीन नहीं था कि वह अपने शब्दों पर अमल करेगी। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर आए बदलावों को महसूस करने लगा। अब उसे अपने जिंदा रहने के चांस कहीं बेहतर लग रहे थे। मगर उसके हाथ का दर्द, जो शायद म्यूटेजन की वजह से था, और तेज हो गया था। यहाँ तक कि उस सांप की पित्त खा लेने के बाद भी उस दर्द में कोई खास राहत नहीं मिली। रात गहरी और खामोश थी। दूर दूर तक किसी जानवर की आवाज तक नहीं आ रही थी। वह बिस्तर की तरफ गया, साफ कंबल को देखा, फिर अपने गंदे कपड़ों को। कुछ सोचकर उसने कंबल को उतारा, गोल लपेटकर एक तरफ रख दिया और लकड़ी के पलंग की पट्टियों पर लेट गया। आदतन उसने अपनी काली लोहे की कटार निकाली और उसे थामकर सोने की कोशिश की। वही कटार जो उसका सबसे भरोसेमंद साथी थी,
सालों पहले वह उसे कचरे के ढेर में मिली थी। तेज और मजबूत लगी थी, तभी से उसने उसे अपने पास रखा था, और अब वही उसका पसंदीदा हथियार था। मुझे सफेद गोलियां, व्हाइट बोलसस, बेचने वाली कोई जगह ढूंढनी होगी। उसने अपना झोला टटोला, जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी थी, कुछ रत्न भी जो उसने उजड़े हुए शहर से पाए थे। मगर वह ज्यादा रत्न साथ नहीं रखता था। उसे बचपन से ही पता था कि ऐसा करना मुसीबत को दावत देना है। सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गईं, मगर उसकी उंगलियां अब भी उसकी कटार को थामे हुए थीं। सुबह शू छिंग जागा। बाहर निकला तो देखा कि सार्जेंट थंडर का केबिन खाली था, बूढ़ा आदमी कहीं चला गया था। कैंप के भीतर घूमते हुए उसने महसूस किया कि कल के सांप को मारने की वजह से बहुत सी निगाहें अब उस पर। लोग अब उसे किसी कमजोर बच्चे की तरह नहीं, बल्कि पहचान के साथ देखते थे। कुछ डर से, कुछ ईर्ष्या से। सम्मान पाना है तो कमाना पड़ता है। शॉप ढूंढते हुए वह कैंप की गलियों और बाजारों को समझता गया। जगह जगह दुबले पतले कुत्ते दिखे, जो खाने को लेकर लड़ रहे थे। कुछ मजबूत और तंदुरुस्त थे, कुछ हड्डियों के ढांचे जैसे। आखिरकार कैंप के अंदरूनी हिस्से में उसे एक दुकान मिली जो सफेद गोलियां बेचती थी। बाहर से देखा तो भीड़ भाड़ थी, ग्राहक आ जा रहे थे। उसी वक्त उसने देखा कि वही लड़की वहां एक सहायक के रूप में काम कर रही थी, पसीने से भीगी, भागदौड़ में लगी। शू छिंग अंदर गया। लड़की ने उसे देखा, कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक ग्राहक ने उससे सामान के बारे में पूछ लिया। शू छिंग ने पहले दुकानदार और ग्राहकों को गौर से देखा। अंदर 7 ग्राहक थे। 2 आदमी, एक मोटा, एक दुबला और घोड़े जैसी शक्ल वाला, एक साथ थे और दोनों मजबूत दिख रहे थे। उनकी आत्मा शक्ति की लहरें भी महसूस हो रही थीं। दुबला होर्सफोर लड़की पर चिल्ला रहा था और लड़की बार बार माफी मांग रही थी। शू छिंग धीरे से दुकानदार के काउंटर पर पहुंचा। दुकानदार लंबा पाइप पी रहा था। सफेद गोलियां कितने की हैं? शू छिंग ने पूछा। दुकानदार ने आंखें खोलीं, उसे ऊपर से नीचे देखा, शायद उसे सांप की लड़ाई से पहचान लिया, इसलिए शांति से बोला, कम सप्लाई है, दिन में सिर्फ 5 आती हैं, 2 बिक चुकी हैं। 10 आत्मा सिक्के, स्पिरिट कॉइन्स, एक की कीमत। शू छिंग ने सोचा था कि महंगी होंगी, मगर 10 सिक्कों की कीमत सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके पास कुल जमा पूंजी थी सिर्फ 23 आत्मा सिक्के। मगर हाथ के दर्द और बढ़ती बीमारी को देखकर उसने 20 सिक्के निकाल कर रख दिए। दुकानदार ने सिक्के लिए, अलमारी खोली और कपड़े में लिपटी 2 गोलियां दीं। शू छिंग ने देखा, गोलियां हल्की सी हरी हो रही थीं, न ताजा थीं न महक, घटिया किस्म की लग रही थीं। दुकानदार बोला, यहाँ बेस कैंप में यही मिलता है, थोड़ी सी खराब होंगी मगर असर करती हैं, बेफिक्र रहो। शू छिंग ने उन्हें वहीं खाने के बजाय सार्जेंट थंडर से पूछने का निश्चय किया। वह जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसने कदम पीछे खींच लिया। उसी पल होर्सफोर का हाथ उसकी जगह झपट पड़ा। घोड़े जैसे चेहरे वाला आदमी चौंका, हाथ वापस खींचा, वहीं उसका मोटा साथी दरवाजे पर खड़ा होकर हंसी हंस रहा था। दुकानदार बोला, उसका ताल्लुक थंडर क्लैप से है और मैं ब्लड शैडो वालों से पंगा नहीं लूंगा। जल्दी करो, मेरे पास काम है। होर्सफोर बोला, डर मत, मैं तुझे मारने नहीं वाला। मुझे सिर्फ तेरी सफेद गोलियां दे दे, फिर आराम से जा सकता है, वरना गर्दन तोड़ कर ले लूंगा। शू छिंग की आंखें ठंडी हो गईं। भीड़, जगह और जोखिम को देखकर उसने झोले से गोलियां निकाली और उछाल कर दे दी। होर्सफोर ने पकड़ी, दोनों हंसे और चले गए। भीड़ ने इसे बस कमजोर का समझौता मान लिया। सब जानते थे, कमजोर की दुनिया यही है।
लड़की ने राहत की सांस ली, मगर शू किंग ने दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया, परछाइयों में धैर्य से, बिना आवाज के, जैसे भेड़िया अपने शिकार का पीछा करता है। शाम हुई, फिर रात। दोनों अलग हुए। मोटा आदमी आग के पास बैठा, होर्सफोर बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही होर्सफोर अपने गंदे इरादों वाली जगह के पास पहुंचा, पीछे से एक हाथ उसके मुंह पर आ गया और एक तेज छुरा उसकी गर्द। खून की बौछार, घुटन, दर्द। शू किंग ने उसे खींचकर अंधेरी गली में गिरा दिया। होर्सफोर की आंखों में मौत का डर था। शू किंग ने चुपचाप उसकी जेबें टटोली, गोलियां, सिक्के निकाले और फिर सांप का सिर निकालकर उसके स्ख्म पर उसके जहरीले दांत गड़ा दिए। होर्सफोर तड़प कर पिघल गया, खून में बदलकर जमीन में समा गया। शू किंग ने उसके कपड़े बैग में रखे और चला गया। थोड़ी देर बाद वहीं दो रहस्यमय लोग आए, बैंगनी कपड़े वाला बूढ़ा और उसका नौकर। बूढ़ा बोला, लड़के में काबिलियत है, धैर्यवान मगर निर्मम, सबूत मिटाना भी जानता है। नौकर चकित था, मालिक को कम ही किसी की तारीफ करते सुना था। मालिक मुस्कुराया, देखते हैं आगे यह भेड़िया का बच्चा क्या करता है। चैप्टर 10। तीसरे चंद्रमास में मौसम गर्म होना शुरू हो चुका था, फिर भी ठंड अब भी हड्डियों में चुभती थी। जू छिंग, जो पहले ही एक वर्जित क्षेत्र से लौटा था, इस ठंड की परवाह किए बिना बेस कैंप की परछाइयों में चुपचाप आगे बढ़ा, ताकि फैट माउंटेन पर नजर रख सके, जिसे वह जल्द ही मारने की योजना बना रहा था। उसने पहले हॉर्सफोर को मार डाला था क्योंकि हॉर्सफोर उस पर खतरा बन चुका था। फैट माउंटेन भी अब वैसा ही खतरा था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी था। रात में जू छिंग ने हॉर्सफोर का सामान देखा, कुछ सिक्के, लोहे का टुकड़ा और कुछ सफेद गोलियां। जब उसने गोलियां लीं, तो उसके शरीर की व्यथा कम हो गई और वह थोड़ा शक्तिशाली भी महसूस करने लगा। अगले दिन भीषण ठंड में चलते हुए जू छिंग को एक दुकान में एक नया फर वाला कोट दिखाई दिया। उसे बचपन से ठंड से नफरत थी, इसलिए वह कोट खरीदकर खुश हो गया। लेकिन उसने महसूस किया कि अगर वह इस कोट में खून खराबा करेगा तो वह भीग जाएगा, इसलिए उसने अपनी पुरानी फटी जैकेट पहनकर ही फैट माउंटेन का पीछा करना जारी रखा। इसी दौरान बेस कैंप में व्यापारी कारवां आया, जिससे वहां उत्सव जैसा माहौल हो गया। इस वजह से जू छिंग को फैट माउंटेन को मारने का मौका नहीं मिला। रात में फैट माउंटेन खुद जू छिंग को एक सुनसान जगह पर बुलाता है, यह सोचकर कि वह उसे मार डालेगा। फैट माउंटेन तीसरे स्तर के ची कंडेंसेशन पर था और उसके पास जहरीले कीड़े और जहरीली गैस जैसे हथियार थे। लेकिन जू छिंग की ताकत, गति और क्रूरता ने फैट माउंटेन को चौंका दिया। उसने फैट माउंटेन के सिर में लोहे की कील घोंपकर उसे मार डाला और उसके शरीर को पूरी तरह मिटा दिया ताकि कोई सबूत न रहे। सारा समय मास्टर सेवंथ छुपकर। अंत में वह समझ गया कि जू छिंग ने नया कोट क्यों नहीं पहना, वह उसे खून से गंदा नहीं करना चाहता था। भावार्थ: यह अध्याय जू छिंग के कठिन जीवन, उसके डर और उसकी सावधानी को दिखाता है। उसने नया कोट खरीदा क्योंकि वह ठंड से बहुत पीड़ित था, पर अपने खून से उसे खराब न करे, यह दिखाता है कि उसके दिल में मासूमियत अब भी बची है। फैट माउंटेन के पास जहर और कीड़े थे, फिर भी जू छिंग ने केवल अपनी ताकत और साहस से उसे हरा दिया। मास्टर सेवंथ का दृष्टिकोण दर्शकों के दृष्टिकोण जैसा है, वह बस देखता है और मुस्कुराता है।